तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे कि क्या पंजाब का अंडरवर्ल्ड मुंबई के रास्ते पे चल पड़ा है। लगता तो है। अगर पिछले 2-1 साल की घटनाओं पे नज़र लगाएं तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो एक ज़माने में मुंबई में हुआ करता था। बहुत बड़ा सवाल आज मुझे, एक बहुत सीनियर आईपीएस से मेरी बात हो रही थी। लेटेस्ट जो एक कार्ड हुआ है, एक डेरा प्रेमी के कत्ल का, उस सिलसिले में बात हो रही थी। उन्होंने मुझे एक सीधा सवाल पूछा अंग्रेज़ी में, इज़ पंजाब गोइंग द बॉम्बे वे। तो बहुत लंबी चौड़ी हमारी बात हुई, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। काफ़ी सारी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि पंजाब के गैंगस्टर बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। पहले बहुत सारे गैंग थे, बम्बिहा गैंग, ये गैंग, वो गैंग, लॉरेंस गैंग और छोटे मोटे बहुत थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ लोग मारे गए, कुछ जेल में चले गए, कुछ देश छोड़ के विदेश चले गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, कोई कनाडा चला गया, और जो बाकी बचे थे वो आइसोलेट हो गए। उनके पास जो छोटे गुर्गे थे, मिडिल रंग के, छोटे लोअर टायर के, वो लोग आइसोलेट होने के साथ साथ वो एक तरीके से नज़रों से दूर हो गए या दूसरे गैंग्स के साथ रिश्ते जोड़ लिए। अब देखिए, एक वो समय आया जब 2 ही गैंग बच गए, बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग। हालांकि देवेंद्र बम्बिहा जो गैंग का लीडर था, उसको मरे भी कुछ साल हो गए, लेकिन उसके दोस्त, उसके साथी, उसके नाम से वो गैंग चला रहे हैं। लेकिन आज भी वो गैंग इतना सक्रिय नहीं है जितना आज से 1 साल पहले था। अब देखिए, मुंबई के साथ इसकी तुलना आप कैसे करोगे। मुंबई का एक अंडरवर्ल्ड का सरगना है अरुण गवली, पिछले 20-22 साल से जेल में है। अभी तो कुछ सालों से कोई एक्टिविटी नहीं है। जब से बच्चों की शादी होने लगी, उसकी जो चाल थी, दगड़ी चाल, उसका रीडेवलपमेंट होने लगा, और जब से उसको एक केस में उम्र कैद की सज़ा हो गई। उम्र कैद मीन पूरी उम्र, वो 14 साल वाली नहीं, जिंदा रहने तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। तब तक उस आदमी की हुकूमत जेल से चलती थी जब वो अंडर ट्रायल था। अंडर ट्रायल होने के भी काफ़ी फ़ायदे अंडरवर्ल्ड के डॉन उठाते हैं, क्योंकि जब आपको सज़ा हो जाती है तो आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको साल में एक आध बार पैरोल पे या किसी और इमरजेंसी पे कुछ दिनों की जेल से बाहर निकलने की मोहलत मिलती है। लेकिन जब आप अंडर ट्रायल होते हो तो आपको बार बार उस केस के तारीख पे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। उसमें उनका कम्युनिकेशन चैनल्स खुली रहती हैं, और जब वो कोर्ट में जाते हैं उनको उनके गुर्गे भी आके मिलते हैं, उनके क्लाइंट्स भी आके मिलेंगे, उनके घर वाले मिल लेते हैं, यार दोस्त आके मुलाकात कर लेते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम एक अपराधी को कोर्ट कचहरी में लेके घूमेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी कम्युनिकेशन चैनल्स खुली रहेगी। लेकिन एक वो वक्त आया जब मुंबई की पुलिस ने इससे सबक सीखा। उन्होंने सब छोड़ के एक केस पे कंसंट्रेट किया, जो बहुत मजबूत केस था अरुण गवली के खिलाफ, जमसंदेकर का, कारपोरेटर, शिवसेना कारपोरेटर जमसंदेकर, उसके मर्डर का केस। राकेश मारिया उसके केस के इंचार्ज थे, क्राइम ब्रांच के हेड थे। तो बड़ी मजबूत केस बनाया, गवाह मजबूत बनाए, और एंड में जाके अरुण गवली को उम्र कैद की सज़ा दिलवा दी। और उसके साथ जो छोटे मोटे उसके जो केस थे वो एक बड़े तरीके से सोची समझी एक स्ट्रैटजी के मुताबिक ख़त्म करवा दिए गए। तो अरुण गवली का कोर्ट में आना जाना बंद हुआ और जेल के सलाखों के पीछे लगातार बैठना पड़ा।
असर ये हुआ कि पिछले 7-8 साल से अरुण गवली ने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, या ऐसा कहें कि उसको करने का मौका ही नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम जब तक देश में था बहुत एक्टिव था, लेकिन जब 1984 में समद खान के मर्डर के बाद 85 के बिगिनिंग में, जो 84 के एंड में, वो अपना बेस बदल के दुबई जाता है, तो उसके गैंग को एक इंटरनेशनल गैंगस्टर का दर्जा मिलता है। वहाँ के लोगों से लिंक, दुबई बैठ के पाकिस्तान से लिंक, दूसरे देशों से, तो बहुत बड़े लेवल पे उस आदमी ने अपने गैंग को एक कारपोरेट रंगत दी, जैसे कारपोरेट्स काम करती। दुबई जाने के बाद दाऊद ने अपना कोई गैंग नहीं रखा। उसको पता था कि जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे मुंबई पुलिस उनको नहीं छोड़ेगी। तो उस आदमी ने अपने पूरे काम आउटसोर्स करने शुरू किए। आउटसोर्सिंग किसको की? सबसे ज़्यादा छोटा राजन को। तो जितने काम मुंबई में होते थे सब छोटा राजन से करवा लेता था। जिसको मरवाना है छोटा राजन के आदमी, या जो कुछ सुभाष सिंह ठाकुर जैसे लोग, किशोर गरिकापट्टी जैसे लोग, या यूं उत्तर प्रदेश में बबलू श्रीवास्तव जैसे लोग, तो इन लोगों को पैसे दे के काम करवा लेता था। अपने गैंग का कोई बंदा मरवाया नहीं, किसी बंदे से काम नहीं करवाया। तो ये दूसरी बात थी अंडरवर्ल्ड की कि अपने काम को आउटसोर्स कर दो, भाड़े के लोग खरीद के उनसे काम करवाओ और भूल जाओ। उसके दो कारण थे। एक तो आपके आदमी पुलिस की निगाह में नहीं आते, दूसरा आपको हथियार नहीं खरीदने, तीसरा आपको उस गैंगस्टर की फैमिलीज़ का ख्याल रखने का, वकीलों का खर्चा, जेल में उसको रखना, अगर मर गया तो फैमिली को हर महीने पैसे देने, उस सब झंझटों से आप मुक्त हो जाते हो। एक बार पैसा दिया, उसके बाद उसका जो हुए वो अपनी किस्मत का खुद धने। तो ये दूसरी बात मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो आउटसोर्सिंग की लेके आया वो दाऊद इब्राहिम लेके आया। तीसरा छोटा राजन, जिसने अपनी आधी ज़िंदगी विदेश में निकाली और बाकी के भी जेल में बैठ के कर रहा है। उसने एजेंसीज के साथ मिलकर काम किया। दाऊद को छोड़ने के बाद देशभक्त डॉन बनने का एक बेस बनाया। 93 के ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनको मारना शुरू किया, जो बेल पे थे, या जिनका कोई घर का कोई आदमी 93 के मुंबई ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, उसके भाई को मार दिया, या जो आदमी जमानत पे थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा। कोई 18-20 मर्डर ब्लास्ट के आरोपियों के साथ मिल के बनाए गए। अब उससे देखिए, एक क्रिमिनल, एक गैंग चलाने वाला गैंगस्टर छोटा राजन, वो देशभक्त डॉन बन गया, रिलीजियस फीलिंग्स का इस्तेमाल किया। उसी तरह 93 में जब दाऊद इब्राहिम, जिसके स्मगलिंग का बहुत बड़ा उसका एक्सपर्टीज थी, टाइगर मेमन जिसका स्मगलिंग का काम था, वो कोई गैंगस्टर नहीं था, स्मगलिंग करता था, उसके साथ आईएसआई ने दाऊद के और टाइगर मेमन के जो स्मगलिंग के जो नेटवर्क था उसका इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो मुस्लिम समाज में एक भावना भड़की हुई थी, रिलीजियस फीलिंग पूरे भड़की हुई थी पूरी, उसका फ़ायदा उठाते हुए इन दो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को चुना और उनसे 93 में मुंबई में ब्लास्ट करवाए। तो पहली बार आईएसआई ने क्रिमिनल्स को रिलीजियस रंगत दे के अपना काम करवाया। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज पंजाब में बिल्कुल वही हो रहा है। बस 45 साल 46 साल पहले जो मुंबई में हो चुका था वो आज पंजाब में हो रहा है। देखिए, अब कंपेयर कीजिए। लॉरेंस बिश्नोई आज के दिन में पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर गिना जाता, पंजाब का ही नहीं, हरियाणा का, राजस्थान का भी। वो आदमी 7-8 साल से जेल में है,
लेकिन एक भी केस में उसको सज़ा नहीं हुई। उसका फ़ायदा क्या हुआ, जो एक ज़माने में अरुण गवली को होता था। अब एक कोर्ट से उसको केस के चक्कर में दूसरी जगह लेके जाया जाता है। दिल्ली से अजमेर लेके जाते हैं, पहले की बात कर रहा हूँ। अजमेर से कभी हरियाणा के केस में ले आते हैं, कहीं फिर राजस्थान के केस में, फिर कहीं और। तो उसका जेल से, जुडिशियल कस्टडी से बार बार बाहर निकलना, कोर्ट में जाना, लोगों को मिलना, इंस्ट्रक्शन देना, गैंग मेंबर्स को शाबाशी देना, काम पे लगाना, कहाँ से हथियार मिलेंगे गाइडेंस करना, ये बहुत खतरनाक काम है। अगर उस शख्स की राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस ने एक भी केस में स्पेशल ट्रायल चला के, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उसको सज़ा दिलवाई होती, उसका इतना बाहर निकलना कम हो जाता। लेकिन उससे बड़ी गलती पंजाब पुलिस ने की। सिद्धू मूसेवाला के केस के बाद जब से उसको पंजाब लाया गया है, हर हफ्ते 10 दिन के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। कभी खरड़ से CIA हेडक्वार्टर से मानसा, कभी मानसा से जलंधर, कभी जलंधर से होशियारपुर, कभी होशियारपुर से रोपड़, रोपड़ से लुधियाना, लुधियाना से फिर जलंधर, जलंधर से फरीदकोट, फरीदकोट से अमृतसर। ये क्या हो रहा है? आपने रिमांड लिया है उसका, उसको उन केसेस को सज़ा दिलवाने की कोशिश करो। किस केस में उसकी पेशी हुई है वो आप काम कर नहीं रहे, केस की पैरवाई कर नहीं रहे, उसको हीरो बना के बाहर निकाल देते हो आप। उनकी वर्शिप होती है, लोग उनके कपड़े देख के खुश होते हैं, उसके माथे पे लगा हुआ तिलक देख के खुश होते हैं उनके चाहने वाले। हर गैंगस्टर की फ़ैन फॉलोइंग होती है, लॉरेंस बिश्नोई की भी है, दाऊद की भी है, छोटा राजन की भी है, अरुण गवली की भी है। हर गैंगस्टर के अपनी कम्युनिटी के लोग उसको पसंद करते हैं, उनके हर गलती को माफ़ करते हैं। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं बिश्नोई समाज के कि आप लॉरेंस के साथ या तो बिश्नोई मत लिखो या फिर बिश्नोई की बेइज्जती मत करो या उसके खिलाफ मत बोलो, ये हमारे पूरे बिश्नोई समाज की इज्जत का सवाल है। अरे भाई, अब एक क्रिमिनल की बात अगर नहीं करेंगे, उसकी जात देख के तो किसकी करेंगे? तो ये बहुत बड़ी गलती पंजाब पुलिस कर रही है, बार बार उसको बाहर निकालना। अब जब जेल से बाहर निकलता है उसको बाई रोड ले जाया जाता है, दूसरी जगह जाता है, और जिस शख्स के पास इतना पैसा हो, पुलिस वाले से इतनी बनी बनाई हो, तो आपको लगता है कि वो किसी को मिलता नहीं होगा। अगर उसके जेल में रहते हुए उसके नाम पे इतने कांड हो गए, 30-35 मामले उसके खिलाफ सिर्फ तब हुए हैं जब लॉरेंस बिश्नोई किसी न किसी जेल में था। इसका मतलब सीधा साधा है कि उसके कम्युनिकेशन चैनल्स, बातचीत के साधन उसके पास थे। सिद्धू मूसेवाला केस में भी उसने खुद माना है अपने बयान में कि मुझे जग्गू भगवानपुरिया से मैंने बात की, गोल्डी बराड़ से बात की। तो अगर आदमी जेल में बैठ के गैंग चला सकता है तो इसमें गलती उसकी नहीं, जेल अथॉरिटीज़ की और पुलिस की है। हम उनको कानूनी तौर पर सज़ा नहीं दिलवा सकते अगर आपके पास सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है, तो केस को ख़त्म कर दीजिए ताकि उसको बार बार बाहर निकलने का मौका ना मिले। तो ये कुछ बात, या अगर बाहर लेके भी जाना है तो ऐसे तरीके से लेके जाइए कि उसकी किसी के साथ मुलाकात ना हो, किसी को मिलने नहीं दिया जाए, लेकिन वो मुझे संभव नहीं लगता। उसके बाद उसके गैंग के लोग एक एक करके पकड़े जाते हैं। उसने फिर क्या किया, अब पंजाब के गैंगस्टर का जो नंबर था वो कम होते गया, कुछ लोग मारे गए, कुछ पकड़े गए। अब इन्होंने फिर आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। अब पंजाब में गैंगस्टर नहीं मिलते तो हरियाणा से मंगवा लो या राजस्थान से मंगवा लो। यंगस्टर बच्चे बेचारे, अभी ये कोटकपूरा कांड में जो 3 आदमी हरियाणा के पकड़े गए हैं, उनमें से 2 18 साल की कम उम्र के हैं।
जिनको ज़िंदगी का अच्छा भला बुरा अभी तक मालूम नहीं है। अभी तो उनके कुछ पढ़ने लिखने के दिन थे, माँ बाप से कुछ सीखने की ज़रूरत थी, और आपने उनके हाथ में बंदूकें पकड़ा दी, हथियार पकड़ा दिए। अब उनको भी पता है, ये बहुत बड़ी चाल एक होती है गैंगस्टर्स की, कि कम उम्र के बच्चों को पकड़ो ताकि उनके ऊपर केस जुवेनाइल कोर्ट में चले। उनको आप मार पीट नहीं सकते क्योंकि अभी बालग नहीं है। तो लोअर कोर्ट में, छोटी कोर्ट में जो बच्चा कोर्ट होती है, उसमें केस चलेगा, उसमें सज़ा भी कम होती है। फिर आप उनको जेल में नहीं रख सकते, आपको किसी रिमांड होम में रखना पड़ेगा, जो चाइल्ड केयर सेंटर जो होते हैं। तो अब दो लोग जिन्होंने एक आदमी को शरेआम उसकी दुकान पे जाके गोलियां मार के मार दिया, उनको जेल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, वो चिल्ड्रन होम में रहेंगे। इसी तरह निर्भया केस में अगर आपको याद हो, एक अंडर एज रेपिस्ट था, वो बच गया, बाकी मारे गए। तो ये एक नया ट्रेंड है जिसको पुलिस को समझना चाहिए। जो लोग अंडर एज बच्चों को क्राइम में लेके आते हैं, उनके ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ का केस भी बनना चाहिए। तो कुछ नई बातें पुलिस को करनी पड़ेंगी, इनको आउट ऑफ द हैट सोचना पड़ेगा। जो सर की टोपी है ना, जिसको थिंकिंग कैप कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पुरानी घिसे पिटे जो तरीके हैं वो बंद करने पड़ेंगे। गैंगस्टर से निपटने के लिए कुछ नए तरीके सोचने पड़ेंगे। उसी तरह पंजाब में जो हो रहा है, आईएसआई का जो असर बढ़ रहा है, कितने क्रिमिनल जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल थे रिंदा जैसे, 60 70 अपराध किए महाराष्ट्र में और पंजाब में, उसके बाद भाग के पाकिस्तान जाके बैठ गए। कुछ पुराने टेररिस्ट अभी तक बैठे हैं, रणजीत सिंह नीटा, एक कोई रंधावा है, वो बैठा है वहाँ पे, गोल्डी बराड़ के बाहर बैठा है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई और भतीजा बाहर चले गए, रेड कॉर्नर नोटिस निकले। एक तो कोई अजरबैजान में पकड़ा भी गया था, अभी तक वापस आने का नाम नहीं। कब एक्स्ट्राडिशन होगी? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? जो दूसरा आरोपी भी साउथ अफ्रीका में कहीं अरेस्ट हुआ था, कहा गया, वो भी अभी तक वापस नहीं आया। रेड कॉर्नर नोटिस गोल्डी बराड़ के खिलाफ इशू हुआ, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई कोई पता नहीं। तो तीसरा काम जो पंजाब के अंडरवर्ल्ड ने किया, अपने 2-4 मेन आदमी देश के बाहर बैठा दो और उनको अपने स्पोक्समैन बना लो, जैसे दाऊद ने किया। दाऊद ने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, मैं दाऊद बोल रहा हूँ इतने पैसे भेज दो। ये सब काम कौन करता था? छोटा शकील करता था, या उसके और दूसरे आदमी करते थे। जब तक छोटा राजन साथ में था, छोटा राजन करता रहा। तो अब छोटा शकील माउथ पीस बन गया दाऊद का। मैंने पहले एक एपिसोड में कहा था कि बिल्कुल उसी तरह गोल्डी बराड़ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा शकील है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई की मर्जी के बिना, उसके हुक्म के बिना इतने फैसले खुद लेने लग गया। कहीं ना कहीं से अभी भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की कम्युनिकेशन लाइन चालू है। कम्युनिकेशन लाइन का मतलब सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं होता। आपको जो लोग किसी ना किसी तरीके मिलते हैं, वर्दी में भी हो सकते हैं, काले कोट में भी हो सकते हैं, जो आपको कानूनी सहायता देने के लिए मिलते हैं, तो मैसेज ही पहुंचाना होता है कि ये गोल्डी बराड़ के पास मैसेज पहुंचा दो। और वो पुलिस वाले जो इनकी पीठ थपथपाते हैं, वो मैसेज भी तो पहुंचा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दीपक टीनू को भगाया जा सकता है तो किसी का मैसेज आगे क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? वो तो बहुत सेफ काम है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत सी बातें पुलिस को सोचनी पड़ेगी, नहीं तो जो मुंबई में हुआ 93 के ब्लास्ट, 2008 का कत्लेआम, उसी किस्म के हालात पंजाब में भी हो सकते हैं। और वही काम आईएसआई कर रहा है। हमारी एजेंसीज को बहुत बड़े लेवल पे काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। एक दिल्ली पुलिस की तरह एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा
डाटाबेस बनाना पड़ेगा क्रिमिनल्स का। अब आप हैरान होते होंगे कि हर पंजाब के क्राइम में दिल्ली पुलिस क्यों पकड़ लेती है। दिल्ली पुलिस के पास हज़ारों लोगों का डाटाबेस है। हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जहाँ उसके सिंपैथाइज़र, उसके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं, सबके एड्रेस, पते, टेलीफोन नंबर दिल्ली पुलिस ने लेके रखे हुए। जब कोई ऐसा कांड होता है वो अपने नेटवर्क को खड़ा करते हैं और आदमी पकड़ लेते हैं। क्या पंजाब के इंटेलिजेंस विंग के पास कोई ऐसा डाटाबेस है? अब जब इनको पता है कि बाहर के लोग आके क्राइम कर रहे हैं, आप देखिए मिंडोकेड़ा केस में बाहर के लोग आए, संदीप नंगल के केस में बाहर के लोग आए, सिद्धू मूसेवाला के केस में आधे लोग बाहर के थे, एक दो को छोड़ के, जगरूप मन्ना को छोड़ के। अब लेटेस्ट केस में बाहर के लोग। तो इनका डाटाबेस पंजाब पुलिस कब बनाएगी? करोड़ों रुपये दिए जाते हैं इंटेलिजेंस नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के लिए। क्या हमारा वो सारा नेटवर्क, ह्यूमन नेटवर्क और टेक्निकल नेटवर्क, वो अभी इस काबिल नहीं हुआ कि हम दिल्ली पुलिस का मुकाबला कर सकें? बहुत कुछ करना बाकी है। आलोचना बहुत आसान होती है, लेकिन उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके पहले कि मुंबई का जो रंग अंडरवर्ल्ड पकड़ रहा है पंजाब का, वो अपनी रंगत लाए, उसके पहले हमें सुचेत होने की ज़रूरत। हमें बहुत सुचेत होकर काम करना पड़ेगा, सोच समझ के साथ। दुश्मन बहुत पावरफुल है, दिमागी है, शातिर है, उसका मुकाबला हर फ्रंट पे करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।